Hello students, in our previous video, we have studied about the layers of the earth like stratosphere, troposphere, mesosphere, thermosphere. And today we will study about air and its composition. Means air के अंदर क्या क्या होता है. The air which we inhale, जो एयर हम अंदर लेते हैं मतलब सांस के साथ जब हम अंदर लेते हैं इज़ नॉट अ सिंगल गैस. तो वो एक सिंगल गैस नहीं होती है बट अ मिक्सचर ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस. उसके अंदर बहुत सारी गैसेस होती हैं. इट इज़ फाउंड दैट अप to an altitude of 90 km from the Earth's surface, the proportion of three major gases present in the atmosphere is uniform. ये पाया गया है कि दैट अप टू एन एल्टीट्यूड ऑफ 90 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, अगर हम अर्थ सरफेस से 90 किलोमीटर एल्टीट्यूड तक जाएंगे ऊंचाई में, जो थ्री मेजर गैसेस का जो प्रोपोर्शन है वो बिल्कुल एक जैसा हो जाता है. दीज मेजर गैसेस आर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ये तीन तरह की गैसेस होती हैं बट अबाउट 90 किलोमीटर, लेकिन 90 किलोमीटर से ऊपर द कंपोजिशन बिगिंस टू चेंज. जो कंपोजिशन है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ लाइटर गैसेस लाइक हीलियम. हमने ये अपने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था कि जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते जाते हैं तो थिन लेयर हो जाती है गैसेस की, क्योंकि एक तो ऑक्सीजन कम हो जाती है, ग्रेविटी कम हो जाती है, बाकी की गैसेस कम हो जाती है. तो उससे जो गैसेस हैं उनकी लेयर जो है वो थिन हो जाती है और हीलियम जैसी जो गैसेस हैं उनका प्रोपोर्शन बढ़ जाता है क्योंकि ये एक लाइट गैस है. ठीक है, यहाँ पे इसमें हम कंपोजिशन ऑफ एयर देख सकते हैं. यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा होती है 78%, और ऑक्सीजन जो होती है 20.9, यानी लगभग 21% ऑक्सीजन होती है. उसके बाद 78 प्लस 29 के बाद हमारे पास सिर्फ 1% का जो प्रोपोर्शन बचता है उसमें हमारी आर्गन गैसेस और अदर गैसेस और कार्बन डाइऑक्साइड ये सारी की सारी आ जाती हैं. अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेस द एयर ऑल्सो कंटेन्स सम अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर्स. तो इन गैसेस के अलावा हमारे पास डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर्स भी होते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन द एटमॉस्फेयर. तो अब हम इन सभी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं हमारे, जिनसे हमारी ये जो गैसेस हैं ये बनती हैं, हमारा एटमॉस्फेयर जो बनता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. सबसे पहले नाइट्रोजन. इट ऑक्यूपाइज 70% ऑफ द टोटल वॉल्यूम इन द एयर. जितनी भी टोटल एयर है, अभी हमने पीछे डायग्राम में किया कि उसमें 78% जो है वो हमारी नाइट्रोजन है. इट इज़ दस द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस बट हैज़ लिटिल डायरेक्ट इम्पोर्टेंस टू लिविंग ऑर्गेनिज्म. हालांकि ये जो गैस है ये सबसे ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है 78%, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर इसका कोई डायरेक्ट प्रभाव नहीं पड़ता है. ये हमारे लिए इतनी ज़रूरी नहीं है. व्हेन वी इनहेल एयर अ मेजर अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इज़ नॉट यूटिलाइज्ड इनसाइड आवर बॉडी सिस्टम. जब हम मतलब सांस लेते हैं अंदर की तरफ तो नाइट्रोजन का बहुत बड़ा पार्ट है वो हमारे बॉडी सिस्टम के द्वारा यूटिलाइज नहीं किया जाता है. ऑन द कंट्रेरी प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन थ्रू द सोइल. लेकिन जो प्लांट्स हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर इसका कुछ खास वो नहीं है, लेकिन जो प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन को सोइल के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं. हम सब जानते हैं कि प्लांट्स भी सांस लेते हैं, वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं. लेकिन नाइट्रोजन फिर वो कैसे लेते हैं? नाइट्रोजन वो सोइल के थ्रू लेते हैं. दिस इज़ यूज्ड बाय प्लांट्स टू सपोर्ट देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स की ग्रोथ में और डेवलपमेंट में उनकी हेल्प करती है. इसलिए नाइट्रोजन जो है वो इनडायरेक्टली यूजफुल टू अस, क्योंकि हम सब प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है. तो ऑब्वियसली, और जो प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन के ऊपर डिपेंडेंट है, तो हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन के ऊपर हम भी डिपेंडेंट है क्योंकि हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है. अगर नाइट्रोजन नहीं होगी तो प्लांट्स ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, ग्रो नहीं कर पाएंगे और हम जी नहीं पाएंगे, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें हमें प्लांट से ही मिलती है. तो नाइट्रोजन इनडायरेक्टली हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है. उसके बाद ऑक्सीजन. इट इज़ द सेकेंड मेजर गैस इन वॉल्यूम. 21%, 20.9% है, 21% ऑलमोस्ट. तो ये सबसे नाइट्रोजन के बाद सेकंड नंबर ऑक्सीजन का आता है.
which makes up to 20% of the air. All living organisms, whether human beings or animals, inhale oxygen from the surrounding air to stay alive. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है सांस लेने के लिए. दस ऑक्सीजन इज नोन एज अ लाइफ सपोर्टिंग गैस. इसलिए जो ऑक्सीजन है उसको हम लाइफ सपोर्टिंग गैस मानते हैं. द एटमोसफेयर इज कॉन्टिन्यूसली रिप्लेनिश्ड और ऑक्सीजन बाय द green plants through the process of photosynthesis, and this keeps a healthy balance of oxygen in the air. जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो कंटिन्यूसली ऐसे ही चलता रहता है क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर, और इसी से हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर बैलेंस बना रहता है क्योंकि हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है और प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की. Therefore, growing of trees and bushes is very important to maintain a balance of oxygen supply in the air. इसीलिए अगर हमें एयर के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई करते रहना है तो हमें हमारे पास ट्रीज बुशेस वगैरह होनी बहुत ज़रूरी है. Then carbon dioxide, although it constitutes a very small percentage, that is 0.03% of the air. It is an important gas in maintaining the life cycle of plants over the earth. हालांकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है अगर उसकी हम परसेंटेज देखें प्रोपोर्शन में वो सबसे कम गैसेस में आती है, 0.03% है एयर में, और लेकिन फिर भी ये हमारी जो लाइफ साइकिल है प्लांट्स की उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है जिसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और सनलाइट के अंदर अपना खाना बनाते हैं, उसी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, तो उसके लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. द कार्बन डाइऑक्साइड गैस एब्जॉर्ब्स हीट ऑफ द सन. जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसी से वो उसी के अंदर ये जो गैस है ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है कार्बन डाइऑक्साइड, और इसीलिए जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने की वजह से ही बढ़ती है. कार्बन डाइऑक्साइड अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में होती तो ये जो अर्थ है ये भी एक प्लैनेट होता जो लाइफलेस होता, जहाँ पर कोई भी लाइफ नहीं होती. तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस हैं वो क्या करती है कि जो सन है उसकी जो हीट है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेती है एंड वार्म्स अप द लोअर एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ सरफेस. और अर्थ के सरफेस का जो लोअर एटमॉस्फेयर है उसको गर्म रखती है क्योंकि हमारे लिए गर्मी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज सब कुछ जम जाएगा. लेकिन गर्मी भी उतनी ही जितनी की ज़रूरी हो. अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो गर्मी बढ़ रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो उसकी वजह कार्बन डाइऑक्साइड जो बढ़ रही है वही है. ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. जब हम सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना, जब हम सांस लेते हैं तो जो हमारी ये श्वसन जो क्रिया होती है, हमारी सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है, इसके अंदर सभी ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं. द ग्रीन प्लांट्स ड्रा दिस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. और जो कार्बन डाइऑक्साइड हम सांस लेते हुए छोड़ते हैं उसी कार्बन डाइऑक्साइड को जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अब्सॉर्ब कर लेते हैं एंड यूटिलाइज इट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. और इस गैस को, इस कार्बन डाइऑक्साइड को वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में यूज़ करते हैं. इन दिस वे अ बैलेंस इज मेंटेन्ड इन द एटमॉस्फेयर. इस तरीके से एटमॉस्फेयर में बैलेंस बना रहता है. If the amount of carbon dioxide is more in the air, it can adversely affect the living beings. अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो यह लिविंग बींग के ऊपर, जो भी लिविंग बींग है, चाहे वो एनिमल्स हैं चाहे वो ह्यूमन बींग्स हैं, एडवर्सली का मतलब नेगेटिव इफेक्ट करती है, उल्टा इफेक्ट करती है. सिंस द कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ अ प्रॉपर्टी टू एब्जॉर्ब हीट, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी है, उसका ये उसकी क्वालिटी है कि वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है. इट इंक्रीजेज टेम्परेचर. तो जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है वहाँ पे टेम्परेचर भी ज़्यादा हो जाता है एटमॉस्फेयर का, विच इन टर्न इंक्रीजेज द टेम्परेचर ओवर द अर्थ सरफेस. और जिससे अर्थ के सरफेस के ऊपर भी तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. दिस इज द कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. इसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, विच इज़ थ्रेटनिंग द लाइफ सपोर्ट सिस्टम ऑफ दिस प्लैनेट. जो कि हमारे प्लैनेट के ऊपर जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है उसके लिए हानिकारक है. क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा पोल्यूशन की वजह से बढ़ रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बढ़ रही है, ठीक है, और पॉपुलेशन भी बढ़ रही है. उसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है
वो बढ़ रही है और प्लांट्स जो हैं वो कट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, उसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा बढ़ रही है। जिस रेट से ह्यूमन बींग्स यानी कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, अगर उसी रेट से प्लांट्स भी बढ़े तो ये बैलेंस बना रहेगा। लेकिन एक तरफ तो हम पेड़ों को काट रहे हैं और दूसरी तरफ हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, बाकी के जो इलेक्ट्रॉनिक एप्लियंसेस हैं उनका यूज़ ज़्यादा हो रहा है, उसकी वजह से भी गर्मी बढ़ रही है, क्योंकि उनकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है। अपार्ट फ्रॉम दीज 3 मेजर गैसेस, इन 3 मेजर गैसेस की के अलावा द एटमॉस्फेयर हैज़ ऑल्सो हैज़ सम अदर गैसेस। एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ और गैसेस भी होती हैं, जैसे कि आर्गन, हीलियम, मीथेन एटसेट्रा, इन स्मॉल वॉल्यूम, लेकिन इनकी वॉल्यूम बहुत थोड़ी होती है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में ये विद्यमान रहती हैं। द वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल्स आर द अदर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स। और इनके अलावा हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेस के अलावा कुछ वाटर वेपर्स भी होते हैं, पानी के कण होते हैं जिसकी वजह से नमी होती है, और डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, मिट्टी के कण भी होते हैं जो कि एटमॉस्फेयर में रहते हैं। दे हैव दियर ओन रेलेवेंस, उनका भी अपना अलग इंपॉर्टेंस है, उनकी भी अपनी अलग रेलेवेंस है। द एटमॉस्फेयर ऑल्सो होल्ड सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ डस्ट, साल्ट, पोलन एटसेट्रा। एटमॉस्फेयर जो है उसके अंदर दूसरे सॉलिड पार्टिकल जैसे डस्ट है, साल्ट है, पोलन ग्रेन्स वगैरह जैसे होते हैं, तो वो भी प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर। दीज डस्ट पार्टिकल्स एक्ट एज हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियस अराउंड विच वाटर वेपर्स गेट कंडेंस्ड टू फॉर्म क्लाउड्स। और ये जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ये हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियस की तरह काम करते हैं, अराउंड विच वाटर वेपर्स गेट कंडेंस, जिसके चारों तरफ जो हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ जो वाटर वेपर्स होती हैं वो जम जाती हैं और उससे क्लाउड बनते हैं। डू यू नो में दे रखा है ग्लोबल वार्मिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ CO2, CFCS और मीथेन एटसेट्रा। जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका जो बढ़ने की वजह है उसमें ज़्यादातर यही गैसेज आते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये सारी गैसेज हैं जिनकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ती है। अब उसके बाद है हमारे पोल्यूटेंट्स इन द एयर। बिसाइड्स द नेचुरल कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेज, water vapors and dust particles, the atmosphere continuously receive man-made substances of both solid and gaseous nature, largely due to multiple human activity। अब ये जो नेचुरल कॉम्बिनेशन है गैसेस के, ये एटमॉस्फेयर में तो है ही, इसके अलावा जैसे वाटर वेपर या डस्ट पार्टिकल, इसके अलावा एटमॉस्फेयर में कंटिन्यूअसली जो मैन मेड सब्सटेंसेस है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं, जैसे पोल्यूशन है, फैक्ट्रीज़ हैं, ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, तो ये जो सब्सटेंसेस हैं जो मैन मेड हैं, जो इंसान ने बनाए हैं, चाहे वो सॉलिड हों या गैसियस हों, उससे क्या हो रहा है, वो मल्टीपल ह्यूमन एक्टिविटी यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ दोगुनी तिगनी जो हो रही हैं वो भी शामिल हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लाइंग ऑटोमोबाइल्स इन सिटीज़ रिलीजेज gaseous pollutants like carbon monoxide, sulfur dioxide and lead particles, causing air pollution। तो जैसे कि ऑटोमोबाइल्स है, जो व्हीकल्स होते हैं वो चलते हैं, तो उससे क्या होता है, वो बहुत ही ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और लेड पार्टिकल्स को छोड़ते हैं, जिससे कि एयर पोल्यूशन होता है, विच इन टर्न इज़ अ कॉज ऑफ सेवरल डिसीजेस। और इससे हमें बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती हैं, जैसे स्किन की, हार्ट की, बहुत सारी बीमारियां होती हैं। द स्मोक पार्टिकल्स व्हेन कंबाइंड विद फॉग फ्रॉम स्मोक। स्मोक क्या होता है, स्मोक इज इक्वल टू, स्मोक का मतलब है स्मोक प्लस फोग। अब आप कई बार सर्दियों में देखते हैं कि इतनी ज़्यादा फोग हो जाती है कि हमें दिखाई भी नहीं देता, लेकिन एक्चुअल में वो फोग नहीं होती है, वो स्मोक होती है। मतलब कि जो इतना ज़्यादा धुआं, जो पॉल्यूटेंट्स हमारे एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद हैं, वो सारे के सारे इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो जम जाते हैं और उसकी वजह से हमें विजिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, तो उसे हम स्मोक कहते हैं। तो इस स्मोक की वजह से क्या होता है, कॉजेज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे इरिटेशन इन आइज़, आँखों में जलन होने लगती है, स्किन डिसीज़ होती हैं, रेस्पिरेटरी डिसीज़ होती है, सांस की बीमारियाँ हो जाती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी बीमारियाँ इन्हीं मेनली कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो गैसेज हैं, ये हमारे सांस लेने में सीधा ही हमारे अटैक और हमारे हार्ट पे और लिवर पे अटैक करती हैं। तो ये सारी की सारी बीमारियाँ जो हैं वो इन्हीं गैसेस की इंक्रीमेंट की वजह से होती है।
Occasionally, volcanic eruptions in some countries also add solid and gaseous substances in large quantity. और साथ के साथ जो वोल्केनिक जो इरप्शंस होते हैं कुछ कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पर वोल्केनो है और वहाँ पर जैसे ज्वालामुखी फूटता है, तो उससे भी क्या है कि सॉलिड और गैसियस सब्सटेंस जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर एटमॉस्फेयर में फैल जाते हैं। समटाइम्स फॉरेस्ट फायर्स, जो जंगलों में अपने आप आग लग जाती है, गर्मी होने की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो अपने आप, जो क्योंकि जंगल में सूखे पत्ते वगैरह पड़े होते हैं तो अपने आप आग लग जाती है, फॉरेस्ट फायर बोलते हैं उसको। तो उससे भी क्या है, पोल्यूटेंट्स जो होते हैं, पोल्यूशन के जो मतलब पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एंड कोज फर्दर डैमेज टू द एटमॉस्फेयर, और उससे एटमॉस्फेयर में और भी ज़्यादा डैमेज होता है और भी ज़्यादा नुकसान होता है। We should have an awareness of these pollutants so that they are reduced in the atmosphere. हमें इन पोल्यूटेंट्स के लिए अवेयर रहना चाहिए ताकि जो है हमारे एटमॉस्फेयर में ये चीज़ें कम हो सकें। पोल्यूशन इज़ ऑल्सो कोज्ड बाय बर्निंग ऑफ हस्क बाय द फार्मर्स। जो फार्मर्स, जो हस्क क्या होता है, जो मतलब पीछे जैसे सूखा कचरा वगैरह रह जाता है जो उनके, तो वो जो जलाते हैं, अपने आम भाषा में कहते हैं ना पराली वगैरह जलाना, तो वो जो जलाते हैं उसकी वजह से भी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हालांकि अब तो गवर्नमेंट ने इसे बैन भी कर दिया और इसके ऊपर फ़ाइन भी लगाया गया है। वो इसीलिए लगाया गया है क्योंकि जो वो जब चलता है तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है एयर के अंदर। उसके बाद है हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड प्रेशर। मोस्ट ऑफ द लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ एग्जिस्ट इन द लोअर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। हमारी जो लाइफ फॉर्म्स है, यानी हम जहाँ रहते हैं, जो लोअर पार्ट है हमारे एटमॉस्फेयर का, जिसे हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, उस पार्ट के अंदर ही लाइफ एग्जिस्ट करती है। ऑल्दो वी मे नेवर फील द प्रेशर ऑफ वेट ऑफ एयर ओवर अस। हालांकि हमने आज तक अपने ऊपर कभी भी एयर का प्रेशर फील नहीं किया, हमें लगता नहीं है। देखिए हमारे चारों तरफ एयर है, आपके पास जिस कमरे में आप बैठे हैं, जहाँ आप बैठे हैं वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा एयर है, लेकिन उस एयर का प्रेशर हमें फील नहीं होता। बट इट कंस्टेंटली प्रेसेस अस, लेकिन ये लगातार हमें प्रेस कर रही है, लगातार प्रेशर हमारा जो एयर का प्रेशर है वो है। और ये कुछ चीज़ों में आपको फील होगा, जैसे जब बॉटल्स हम बंद कर देते हैं या कोई डिब्बा जो एयर टाइट होता है उसमें अगर एयर रह जाती है तो वहाँ हमें फील होता है एयर का प्रेशर। दिस प्रेशर और वेट ऑफ एयर इज मेजर्ड बाय मीन्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड बैरोमीटर। और ये आप देख रहे हैं बैरोमीटर। तो ये जो प्रेशर है, यानी एयर का जो प्रेशर है, यानी हम वायु दाब कहते हैं इसको हिंदी में, तो ये जो प्रेशर है, इस प्रेशर के वेट को मापने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं उसे हम बैरोमीटर कहते हैं। ये जो बैरोमीटर है ये हमारी हेल्प करता है ये जानने में कि एयर का प्रेशर कितना है। द यूनिट ऑफ एयर प्रेशर इज़ नोन एज मिली बार। और एयर के प्रेशर को, जैसे बाकी चीज़ों को हम मापते हैं ना किलोग्राम या ग्राम में, तो इस तरह एयर का जो प्रेशर है उसकी जो यूनिट है वो मिली बार है, कितने मिली बार एयर है। The normal air pressure at sea level is 1013 millibar। जो नॉर्मल प्रेशर, जो एयर प्रेशर होता है सी लेवल में, उसमें वो नॉर्मली 1013 मिलीबार होता है। एज वी गो हायर ऑन द माउंटेन्स और ट्रैवल इन एयर, लेकिन जैसे जैसे हम माउंटेन्स की तरफ यानी ऊंचाई की तरफ हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं या हम एयर में ट्रैवल करते हैं, वी नोटिस आवर ईयर्स पॉप। दिस इज़ ड्यू टू द ड्रॉप इन एयर टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे हम हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो एयर की जो लेयर है वो थिन हो जाती है, गैसेस की जो लेयर है वो थिन हो जाती है, तो ऑब्वियसली एयर का टेम्परेचर भी कम हो जाता है, वहाँ पर एयर का प्रेशर भी कम हो जाता है। दिस वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिवाइड्स द एटमॉस्फेयर इन डिफरेंट लेयर्स। और यही जो वेरिएशन है, हमने जो अभी पीछे जो अलग अलग लेयर्स की थी, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ये एयर के प्रेशर के ऊपर ही डिपेंडेंट है। इनका जो डिवीज़न है कि कितने किलोमीटर के बाद जो है स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्ट होती है, कितने किलोमीटर के बाद फिर मेसोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर या थर्मोस्फेयर, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो लेवल हमने रखा है तो वो इसी टेम्परेचर के ऊपर, एयर जो प्रेशर है उसकी वजह से ही रखा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ही इनको हम अलग अलग लेयर्स में डिवाइड कर पाए हैं। अब यहाँ हमारा आता है विंड। इन एन एरिया वेयर टेम्परेचर राइजेज हाई, एक एरिया में जहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाता है, द एयर गेट्स हीटेड, तो हवा जो है वो गर्म हो जाती है, एंड राइजेज अपवर्ड, और ऊपर की ओर उड़ जाती है। हम सब इस प्रॉपर्टी से वाकिफ़ हैं कि जब भी कोई चीज़ गर्म हो जाती है तो वो हल्की हो जाती है, और हल्की होने की वजह से वो ऊपर उठ जाती है। दिस कॉजेज फॉल इन एयर प्रेशर, और जब वो ऊपर उठती है तो क्या होता है कि एयर का प्रेशर जो है वो कम हो जाता है,
एंड द एरिया दस बिकम्स लो प्रेशर एरिया, और इस तरीके से वो जो एरिया होता है वो लो प्रेशर एरिया बन जाता है। द स्पेस वैकेटेड बाय हॉट एयर, और जो स्पेस उस गर्म हवा ने छोड़ दिया है इज रिप्लेस्ड बाय कोल्ड डेंसर एयर ऑफ द सराउंडिंग्स हाई प्रेशर एरिया। और वो जहाँ से वो जैसे जो हवा है वो एयर है जो पहले गर्म होती है, गर्म होने के बाद वो मतलब हल्की हो जाती है और उसके बाद वो ऊपर उठ जाती है, तो जो जगह वो छोड़ देती है वहाँ पर उसकी जगह दोबारा से जो कोल्ड एयर होती है, जो डेंसर एयर होती है, वो उसकी जगह ले लेती है। दिस फ्लो ऑफ मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड, और इसी फ्लो, ये जो मूवमेंट होता है एयर का ऊपर नीचे जाना, इसी को हम विंड बोलते हैं। दस विंड ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, इसलिए जो विंड होती है वो हमेशा ही हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ जाती है। द फिनोमिनन ऑफ मॉनसून इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ सच सीजनल विंड्स, और जो मॉनसून का जो फिनोमिनन है, मॉनसून की जो प्रोसेस है, वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि सीजनल विंड्स किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाती हैं। दिस चेंज इज कोज ड्यू टू अनइक्वल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, ये जो चेंज है, ये जो लैंड और वाटर का जो अनइक्वल हीटिंग है, यानी कहीं पे तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, कहीं पे बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो जहाँ पर ठंडा होगा जो गर्म हवा जहाँ से उठेगी वो वहाँ चली जाएगी, ऊपर उठेगी और वहाँ चली जाएगी, लो जो मतलब कम हीटिंग वाला है। आवर कंट्री रिसीव्स मानसून रेन्स विच सपोर्ट आवर एग्रीकल्चर इकोनॉमी, और हमारी जो कंट्री है उसमें मानसून आता है, सबको पता है, कभी मई के लास्ट में आ जाता है, कभी जून में आता है मानसून, तो उससे हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि चाहे किसान कितना भी पानी लगा ले, लेकिन जो बारिश का पानी होता है वो फसलों के लिए बहुत अच्छा पानी माना जाता है, उससे फसल बहुत अच्छी होती है और उससे एनवायरनमेंट भी साफ़ होता है, सारी की सारी गैसेस धुल जाती हैं। दस आवर कंट्री इज़ वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द मानसूनल रेनफॉल, इसलिए हमारी कंट्री एग्रीकल्चर कंट्री है और इसलिए वो मानसूनल जो रेनफॉल है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। डू यू नो में यहाँ पर दिया है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड प्रेशर आर अपोजिट टू ईच अदर। एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर है और प्रेशर है, यानी कि एयर का जो टेम्परेचर है, उसका तापमान, और उसका प्रेशर यानी कि उसका दाब, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, अपोजिट है। ठीक है, हाइयर द टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा लोअर इज़ द एयर प्रेशर, प्रेशर उतना ही कम होगा, क्योंकि जहाँ पर हाई टेम्परेचर होगा वहाँ पे हवा हल्की होगी और ऊपर उठेगी, ऊपर उठ जाएगी, तो वहाँ पे एयर प्रेशर कम हो जाएगा क्योंकि हवा हल्की हो जाएगी गर्म होने के बाद। तो इसलिए ये एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पर एयर प्रेशर कम होगा। अब है मैकेनिज्म ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल का क्या मैकेनिज्म है? एज द हॉट एयर राइजेज, अब हमने जैसे पढ़ा है कि जो हॉट एयर है, जो गर्म हवा है, वो हल्की हो जाती है और ऊपर की ओर उड़ जाती है, तो इट रीचेज हाई इन द एटमोसफेयर, ये एटमोसफेयर में ऊपर पहुंच जाती है। वेयर इट कूल्स डाउन, जहाँ पर जाकर ये ठंडी हो जाती है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लो टेम्परेचर देयर, क्योंकि वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कम होता है, इसलिए वहाँ जाके वो ठंडी हो जाती है। दस द वाटर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स कंडेंसेस इन टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर और क्रिस्टल्स ऑफ आइस। तो जैसे वो हवा ऊपर जाती है, तो जो उस हवा के अंदर वाटर वेपर जो होते हैं, हम सब जानते हैं, अभी हमने पढ़ाई है कि हवा के अंदर वाटर वेपर यानी कि पानी की छोटी छोटी बूंदें होती है जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन नमी होती है हवा के अंदर। तो वो जो वाटर वेपर है, जब वो हवा ऊपर जाती है और ऊपर जाके ठंडी हो जाती है, तो वो जो वाटर वेपर होते हैं वो कंडेंसेस यानी कि वो जम जाते हैं, टाइनी ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं उनकी, और या फिर वो आइस के क्रिस्टल्स के रूप में जम जाते हैं, जैसे बादल बनते हैं। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, और धीरे धीरे जैसे 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 हवा ऊपर जाती है और ज़्यादा जम जाते हैं और ज़्यादा जम जाते हैं, फिर ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं ये सारे मिलकर एक मतलब क्लाउड्स बनाते हैं। ड्यू टू फर्दर कूलिंग दीज टाइनी कंडेंस्ड ड्रॉपलेट्स, और आगे ये ठंडे होते रहते हैं और भी ठंडे होते रहते हैं, और ये जो जमे हुए छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट्स हैं ये जॉइन मिल जाते हैं एंड फॉर्म लार्जर ड्रॉपलेट्स, और इनसे बड़ी बड़ी ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं। इन द कोर्स ऑफ टाइम दीज ड्रॉपलेट्स बिकम सो हैवी, और अब ऊपर जाकर ये जब जैसे जैसे मिलते रहते हैं और ज़्यादा आते रहते हैं तो इतने हैवी हो जाते हैं दैट द एयर कैन नॉट होल्ड दैम, कि एयर उनको होल्ड नहीं कर सकती। हैंस दे फॉल डाउन, और इससे क्या हो जाता है, वो नीचे गिर जाते हैं एज रेनफॉल और स्नोफॉल, चाहे वो रेनफॉल की तरह गिरे मतलब बारिश हो या फिर स्नोफॉल हो।
डिपेंडिंग अपॉन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ऑफ द रीजन। ये उस रीजन के एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जैसे अगर वहाँ का टेम्परेचर है ज़्यादा, हीट वाला है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो जैसे ही वो नीचे आएंगी, अगर वो आइस के रूप में भी आएंगी तो भी वो जैसे नीचे आएंगी तो गर्मी की वजह से वो पानी बन जाएंगी और बारिश के रूप में गिरेंगी। लेकिन जहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो पहले से ही कम है, यानी जिस रीजन के अंदर वो पहले से ही ठंडा है, तो वहाँ पर वो जो स्नो ऊपर से गिरी है वो पिघल नहीं पाएगी और वो एज अ स्नो ही गिरेगी। तो ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि अगर हमारा हमारा जो एरिया है, अगर वहाँ पर गर्मी है तो वो चीज़ें नीचे आते आते तक वो पानी बन जाती हैं, बारिश बन जाती हैं, अदरवाइज़ वो स्नो बन के गिरती हैं। उसके बाद हम मॉनिटरिंग वेदर कंडीशंस, यानी कि हम वेदर की कंडीशंस को कैसे मॉनिटर करते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो दैट वेदर रेफर्स टू द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर। हम सब जानते हैं कि वेदर जो है वो एटमॉस्फेयर की एक स्टेट है। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि वेदर और क्लाइमेट दो चीज़ होती है। वेदर का मतलब होता है मौसम और क्लाइमेट का मतलब होता है एक मतलब ये एक शॉर्ट, जो वेदर है वो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम का कंसेप्ट है और जो क्लाइमेट है वो एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम का कंसेप्ट है। जैसे जो वेदर होता है वो तो क्या पता आज जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी हो और 1 घंटे के बाद बारिश हो जाए, तो वेदर तो एकदम से चेंज हो जाएगा। वेदर तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है कि अभी कैसा है क्या पता शाम को कैसा हो, शाम को ठंडा हो जाता है, सुबह भी ठंडा होता है, दोपहर को गर्म हो जाता है, तो वेदर तो चेंज होता रहता है। ठीक है, ये तो पर मिनट अलग अलग हो सकता है। लेकिन जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट होता है जैसे एक स्टैंडर्ड जो वहाँ का वेदर रहता है। जैसे इंडिया के अगर हम वेदर की बात करें तो मॉनसूनल है, या हम कह सकते हैं कि थोड़ा गर्मी वाला वेदर रहता है, तो हम कहते हैं कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो थोड़ा सा गर्म है। लेकिन अगर हम कनाडा की, अमेरिका की इनकी बात करें तो वहाँ पर जो क्लाइमेट है वो ठंडा है। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा आपको पता ही है कि जो भी हमारी इक्वेटर है उससे बहुत ऊंचे पर जाते हैं, तो वो वहाँ पर ठंड होती है, वहाँ पे जो सनरेज हैं वो डायरेक्ट नहीं पड़ती हैं। ठीक है, तो वो ठंडे इलाके हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर कभी गर्मी नहीं होती, वहाँ पर भी गर्मी होती है। वो वेदर होता है, जो एक स्टैंडर्ड क्लाइमेट है वहाँ का वो ठंडा ही माना जाएगा, क्योंकि वहाँ पर नॉर्मली ठंड रहती है, ठंडा मौसम होता है। ठीक है, वेदर तो कभी भी चेंज हो सकता है। वेदर तो 1 मिनट पहले गर्मी का है, 1 मिनट बाद सर्दी मतलब ठंड हो सकती है, बारिश आ जाए या जो भी है। लेकिन क्लाइमेट का मतलब उस पर्टिकुलर देश का एक लंबे टाइम तक जो नॉर्मली वेदर रहता है वो है क्लाइमेट। क्लाइमेट एक ब्रॉड कंसेप्ट है, वेदर छोटा कंसेप्ट है। ठीक है, तो वेदर के लिए इसके अंदर हमें क्या है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, ह्यूमिडिटी, जो मतलब हवा के अंदर जो पानी की मात्रा होती है वो ह्यूमिडिटी होती है। और ये एक स्पेसिफिक प्लेस और फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि छोटे टाइम का कंसेप्ट है ये। जो वेदर है मे चेंज इन डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द सेम सिटी और लोकेलिटी। जो वेदर है वो एक ही सिटी के अंदर अलग अलग हो सकता है। ऑन द अदर हैंड, climate refers to the state of atmospheric condition that includes temperature, rainfall, pressure over a long period of time। अब यहाँ पर देखिए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम था, यहाँ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड कवर्स अ लार्ज एरिया, और इससे बहुत बड़ा एरिया यानी कि पूरी कंट्री की बात होती है यहाँ पर। जैसे द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज मॉनसूनल। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो द डेली टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस ऑफ द प्लेस वेयर वी लिव। जहाँ पर भी हम रहते हैं, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें वहाँ के टेम्परेचर और एयर प्रेशर के बारे में, वहाँ के कंडीशंस के बारे में पता होना चाहिए। फर्दर व्हेन वी ट्रैवल टू एनी डिस्टेंट प्लेस, और फिर अगर हम किसी दूसरे जगह पर जा रहे हैं जो हमसे बहुत दूर है, तो हमें वहाँ के वी शुड नो दीज वेरिएबल्स टू प्रिपेयर आवर सेल्फ फॉर अ पर्टिकुलर वेदर कंडीशन। तो हमें वहाँ के टेम्परेचर और एयर प्रेशर के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए, ताकि हम अपने आप को प्रिपेयर करके जाएं। जैसे हो सकता है जहाँ हम रह रहे हों वहाँ पर गर्मी हो और जहाँ हम जा रहे हों वहाँ पर सर्दी हो, तो उस हिसाब से हमें प्रिपेयर होकर जाना चाहिए। फॉर आवर बेनिफिट, द वेदर रिपोर्ट्स आर गिवन डेली इन द न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टेलीविज़न। और हमारे सुविधा के लिए जो वेदर रिपोर्ट्स है वो डेली न्यूज़पेपर, रेडियो और टेलीविज़न में पब्लिश होती रहती हैं। इट इंक्लूड्स ऑल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एटमॉस्फेरिक कंडीशंस लाइक फोरकास्ट और टेम्परेचर। और इसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशंस आती हैं, जैसे कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन, जैसे टेम्परेचर के बारे में, फोरकास्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, पहले से ही बता देना टेम्परेचर कैसा होगा, ह्यूमिडिटी कैसी होगी, रेनफॉल, विंड वेलोसिटी, सनराइज सनसेट, सब बता देते हैं। और आजकल तो ये स्मार्टफोन के अंदर भी ये फैसिलिटी है कि आप अपने स्मार्टफोन में अगले 1 हफ्ते तक या 1 महीने तक का भी आप टेम्परेचर देख सकते हैं, कब बारिश होगी, कब
धूप खिलेगी, कब सनसेट होगा, कब सनराइज़ होगा, सारी की सारी चीज़ें आपके फ़ोन में अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। दीज आर यूज़फुल टू ऑल ऑफ अस इन डिफरेंट वेज। ये हम सब के लिए अलग अलग तरीक़ों से यूज़फुल हैं एंड वी शुड मेक इट आवर हैबिट टू रीड द वेदर रिपोर्ट ऑन डेली बेसिस। और हम सबको अपनी आदत बनानी चाहिए कि हम रोज़ इन चीज़ों को देखें, रोज़ मतलब इनको पढ़ने की आदत बनाएं। अब यहाँ पर हमारे कुछ कीवर्ड्स भी दिए हुए हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के का जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो इंक्रीज़ होती है ओवरऑल टेम्परेचर के अंदर, वो ग्लोबल वार्मिंग है। उसके बाद ह्यूमिडिटी, जो वाटर वेपर होते हैं जिनकी मात्रा मतलब पानी के, हमारी जो हवा के अंदर जो पानी की मात्रा होती है, अगर वो कम है तो ह्यूमिडिटी कम होगी, अगर वो ज़्यादा है तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। मॉनसून्स आप सबको पता है, जो भी सीजनल विंड्स होती हैं, जो जिसकी वजह से सीज़न में चेंज होता है, बारिश आती है, वो मॉनसून्स होता है। फोटोसिंथेसिस, जो प्लांट्स हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, और सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर वो हमारे मतलब अपने फूड को बनाते हैं, तो उसे हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोलते हैं। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।